The question asked repeatedly in UPSI is about the Indian Election Commission, which is established under Article 324. This is a constitutional body responsible for conducting elections for the Lok Sabha State Assembly's president and vice president. And UPSI candidates need to remember that questions about the Indian Election Commission often appear directly. This body includes the Chief Election Commissioner, along with other election commissioners. Remember to prepare well for the exam. The direct questions about the Indian Election Commission can impact your score. Like, follow and save this information to stay updated. The Indian Election Commission not only conducts elections, but also ensures that they are free and fair, making it an essential part of India's democracy. Understanding the significance of the Indian Election Commission will enhance your preparation for UPSI, so keep revising this crucial topic and engage with the material. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई थी। प्रारंभ में यह एक सदस्यीय निकाय था, परंतु 16 अक्टूबर 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते आदि के समान है। ठीक है, उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उतना ही होता है। ठीक है, या तो 6 वर्ष रहेंगे या फिर अगर 65 साल हो गए आपके, जैसे आपने 5 वर्ष का कार्यकाल हुआ आपका, लेकिन आप 65 वर्ष के हो गए, तो आपका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक ही रहेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, जबकि अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कि कौन सी वर्ष में किसके किसके बीच में कौन सा युद्ध हुआ, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है 1532 में हुआ। ये हुआ अब हुमायूं और अफगानों यानी महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। ये हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में। बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध जो हुआ वो 1540 में हुआ। इसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ, ये हुआ सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है आरबीआई का, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसे हिल्टन यंग कमीशन यानी रॉयल कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी संरचना एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर 4 साल के लिए इसकी संरचना है। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक है ये, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना होता है, क्रेडिट का नियंत्रण होता है और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में हमारा आरबीआई कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर जो था वो था कोलकाता, परंतु 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से अब तक ये मुंबई में है। ठीक है, अब प्रमुख विदेशी यात्री, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। यात्री किस समय पे कौन से शासक जो था वो प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है तो मैग्नेस्थनीज जो था 302 से 298 ईसा पूर्व में, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। ठीक है, अब फाहियान जो थे 405 में से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। सुंग यून जो 515 से लेकर 520 ईस्वी में, इसका शासक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हेनसांग जो थे 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक जो थे हर्षवर्धन शासक थे उस समय, तब ये आए हुए थे। इत्सिंग जो थे वो 671 से 695 के बीच में, इसके बीच में यहाँ भारत आए थे और यहाँ कब कौन सा शासक था ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हेनसांग को तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण
अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष तथा आठ अन्य सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से चार जो हैं पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 मानद सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। ठीक है, यह आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष जो है वो सौंपता है। इसका कार्य होता है मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि मुगल काल में आए हुए प्रमुख यात्री मुगल काल में, ठीक है, तो कौन से यात्री किस देश से आए थे, उस समय शासन कौन से थे, इसके बारे में समझते हैं। एंटोनियो मोंसेराट जो पुर्तगाल से आए थे अकबर के समय में। ठीक है, राल्फ फिंच ब्रिटेन से आए थे अकबर के समय पे। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन से आए थे जहांगीर के समय में। टॉमस रो ब्रिटेन से आए थे जहांगीर के समय में। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो कि डच से आए थे जहांगीर के समय में। और पित्रो डेलावेले इटली से आए थे जहांगीर के समय में। पीटर मुंडी जो ब्रिटेन से आए थे शाहजहाँ के समय में। ट्रिवेनियर फ्रांस से आए थे जो कि शाहजहाँ के समय में। और वर्नियर जो फ्रांस से आया था जो कि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में। और मनुची वेनिस और इटली के से आया था, ये था शाहजहाँ के समय में। ठीक है, चोल काल में प्रमुख शब्दावली। ठीक है, तो चोल काल में जो शब्द इस्तेमाल होते थे वो आज के समय में कौन से हैं, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ये। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वेल्लालर जो है वो खेतिहर समूह इसका अर्थ है। ठीक है, कन्यू दयार जो है भूस्वामी या किसान को कहा जाता है। उल्लूकुडी किराए के किसान को कहा जाता है। पेरुदन शीर्ष अधिकार को कहा जाता है। सिरुतरम कनिष्ठ अधिकारी को कहा जाता है। कासू स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गौण किसान को कहा जाता है। नेताल अनिवार्य श्रम को कहा जाता है। नरगम बाजार एवं व्यावसायिक केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, इरीवीर पातन जो है संरक्षित व्यापारिक कस्बे को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है संगमकालीन राज्य तथा उसके शासक। ठीक है, राज्य कौन सा था, पांड्या में शासक कौन थे, नेडुंजेलियन प्रथम और नेडुंजेलियन सेकंड। ठीक है, चोल जो वो था राज्य, उसके शासक थे करिकाल, तोंडईमन और इलान दिरियान। ठीक है, चेर का जो शासक थे उदयनजीरल, नेंदुजीरल आदन और सेनेगु ध्रुवन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में समझते हैं। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। इसे बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी हो गई है। इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो CBI के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह वैधानिक निकाय नहीं है। यह अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट फैक्ट है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एम्पीडा जो है इसकी स्थापना एम्पीडा एक्ट 1972 के तहत 24 अगस्त 1972 को की गई। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य है भारत में समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्यालय है कोच्चि जो कि केरल में है। ठीक है, और राजा राम मोहन के समय नेक्स्ट फैक्ट है कि राजा राम मोहन राय के समय की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है,
इसके समय में है एक तोहफत उल मुवाहिदीन दीन, जो फारसी में लिखी गई है इस कब 1804 में। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस अंग्रेजी में लिखी है, ये लिखी हुई है 1820 में। संवाद कौमुदी जो बंगाली में लिखी हुई है वो 1821 में। मिरातुल अखबार जो फारसी में आता था ये है 1822 में। ब्रह्म निकल मैगजीन जो अंग्रेजी में लिखी हुई है वो है 1822 में लिखी है। और बंगदूत जो बंगाली में लिखी है 1830 में। ठीक है। तोहफत उल मुवाहिदीन को एकेश्वरवादियों को एक उपहार, मतलब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पहली कृति भी है। तो ये एक फैक्ट है, क्या है कि तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को एक उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से जाना जाता है। यह राजा राम मोहन द्वारा लिखित पहली कृति है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई, इसकी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक्ट 2002 के तहत 2003 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है। इस वैधानिक निकाय को राघवन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 2 सदस्य व एक अधिकतम जो है 6 सदस्य होते हैं, जिसे कैबिनेट ने घटाकर 3 सदस्य और एक अध्यक्ष कर दिया गया है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और कार्य है इसका, सीसीआई का कार्य है कि प्रतिस्पर्धा व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को निश्चित करना। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट है क्या कि प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य। तो एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। तो लाइसोजाइम क्या होता है कि जीवाणुओं को मारना जो होता है, ये एंजाइम जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। एमिलेज यानी स्टार्च का पाचन करता है ये एंजाइम। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन से एंजाइम निकलते हैं, इससे निकलता है पेप्सिन और रेनिनिन। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिनिन जो होता है वो बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। इसे 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की सिफारिश केसी नियोगी द्वारा की गई थी। यह एक संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय था। यह केवल एक सलाहकारी संस्था थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी। गुलजारीलाल नंदा इसके आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। अशोक चंद्र ने इसे भारत की आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा दी थी। इसका प्रमुख कार्य जो होता था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना होता था। ठीक है। 1 जनवरी 2015 में को इसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। कौन सी वो थी, इसको योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित किया गया। ये कब करा गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यानी नाफेड क्या है कि यह कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है। यह कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कार्य जो हैं इसके नाफेड के कार्य हैं कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना है और उनको विकसित करना है। ठीक है। कृषि मशीनरी, उपकरणों और अन्य आदानों का वितरण करना है। अंतरराज्य आयात और निर्यात का व्यापार करता है। इसका मुख्यालय है, नाफेड का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में की जाती है।
ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अब तक 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी सिफारिश केवल सहकारी सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसके कार्य होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। इसे वेटलैंड्स का कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, जो कि 1975 में लागू हो गया था। ठीक है। बान कन्वेंशन यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। इसे 1979 में अपनाया गया और 1983 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। वियना कन्वेंशन क्या है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में इसको अपनाया गया और 1988 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। इसको 1987 में अपनाया गया और 1989 में इसको लागू कर दिया गया। बेसल कन्वेंशन क्या है कि खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है ये। ठीक है। 1989 में इसको अपनाया गया और 1992 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। जैव विविधता पर कन्वेंशन क्या है कि ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जिसे 1992 में अपनाया गया और 1993 में इसको लागू कर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। इसे 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू कर दिया गया। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है। अब रॉटरडैम कन्वेंशन को 1998 में अपनाया गया और इसे 2004 में लागू कर दिया गया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। इसे 2000 में अपनाया गया और 2003 में लागू कर दिया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी पीओपीज से संबंधित है। इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया और 2004 में लागू कर दिया गया। नागोया प्रोटोकॉल यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग एबीएस से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है। इसको 2010 में अपनाया गया और 2014 में लागू कर दिया गया। मिनामाता कन्वेंशन क्या है कि पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसको 2013 में अपनाया गया था तथा 2017 में लागू कर दिया गया। और किगाली समझौता क्या है कि ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। इसे 2016 में अपनाया गया तथा 2019 में लागू कर दिया गया। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। ऐसे ही जो प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं वो हम लाते रहेंगे आपके लिए, जो कि यूपी SSSC और किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी पीसीएस और सबऑर्डिनेट्स जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। थैंक यू।